हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं सौरभ गुप्ता लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन से संबंधित है। तो आज हम इन दो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और इनका अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो पूरे टॉपिक्स हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, एज वेल एज आपको जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा आज का मंत्र है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो इसी मंत्र के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है डियर आपका, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट डिजीज अकरेंस। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर रहेगा एज वेल एज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर रहेगा, ठीक है डियर। तो पहला क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से संबंधित। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट डिजीज अकरेंस। ऐसा कौन सा लेवल है जो कि डिजीज अकरेंस को प्रिवेंट करने में उसका क्या होता है, एम होता है, ठीक है डियर। तो आप लोगों को पता है कि चार प्रकार के लेवल होते हैं। पहला होता है प्रीमोडियल लेवल, दूसरा होता है प्राइमरी लेवल, तीसरा होता है सेकेंडरी लेवल और चौथा होता है टर्सरी लेवल। चार प्रकार के लेवल होते हैं डियर। प्राइमोडियल जो लेवल होता है वो इनिशियल लेवल का प्रिवेंशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर उनके इमरजेंस को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं डियर, इमरजेंस को प्रिवेंट करते हैं कि आपकी जीवन में रिस्क फैक्टर आए नहीं, ठीक है। आपके अंदर वो एक्टिविटीज हो जो कि आपकी हेल्थ को प्रमोट करने वाली हो। तो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी, हेल्थ प्रमोशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इसको मैं रेड सर्कल से इसको एनक्लोज कर देता हूँ, ठीक है डियर। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, क्या, रिस्क फैक्टर इमरजेंस, जो आपके जीवन में रिस्क फैक्टर हैं जो आपके अंदर कोई स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर सकते हो, उस रिस्क फैक्टर के बनने को रोकते हैं, वो हो गया आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन। दूसरा है हेल्थ प्रमोशन, यहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सब हमारी हेल्थ को प्रमोट करने वाली होंगे, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, योगा प्राणायाम हो गया, ठीक है, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके हेल्थ को प्रमोट करने वाली है। बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हो, बैलेंस डाइट वो भी क्या हो गया आपका प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि बैलेंस डाइट जब आप लेते हो तो आप उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस कर देते हो जो कि आपके अंदर कोई स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीमोडियल। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, डिजीज के अकरेंस से पहले, जैसा आपके जीवन में रिस्क फैक्टर है, कोई पर्टिकुलर डिजीज के होने के रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो उन रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना ताकि आपके जो डिजीज अगर कोई बनने वाली है तो उस डिजीज को रोका जा सके। तो यहाँ पर क्या आता है, रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। पहला पॉइंट तो हो गया यहाँ पर रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर, किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिजीज प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या होता है डियर, स्पेसिफिक डिजीज प्रिवेंशन मतलब आप कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जो कि आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज से, पर्टिकुलर डिजीज के रिस्क से बचाती है। जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना है तो आप क्या कर देते हो, नमक कम लेना कम कर देते हो ताकि आपके हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जो आपका हाई जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो उसी प्रकार से आप साल्ट इंटेक कम कर देते हो एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जो भी उसके रिलेटेड एक्सरसाइज है वो आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आप वैक्सीनेशन करते हो, और क्या आएगा इसमें डियर, वैक्सीनेशन।
तो जो भी आप वैक्सीनेशन करते हो, जैसे आपने वैक्सीनेशन किया पोलियो के अगेंस्ट, तो पोलियो वो वैक्सीनेशन जो है वो आपको पोलियो से प्रोटेक्शन देगा। बीसीजी आपने लगाया तो वो आपको ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन देगा। डिप्थीरिया डीपीटी आपने लगाया तो वो आपको डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस से प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो वैक्सीनेशन, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन क्या कर रहा है, आपको स्पेसिफिक डिजीज प्रिवेंशन कर रहा है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर डिजीज को ध्यान में रखते हुए, जब आप पर्टिकुलर डिजीज को ध्यान में रखते हुए कोई एक्टिविटी करते हो कि ये वो पर्टिकुलर डिजीज मेरे अंदर ना हो, वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन के बीच का एक बेसिक डिफरेंस डियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रिमोडियल प्रिवेंशन जो होता है वो आपके ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करती है। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता, आप उन सभी एक्टिविटीज को करते हो जो कि आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे। और यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, आपके वो एक्टिविटी करते हो जो कि आपको किसी स्पेसिफिक डिजीज को फोकस करके ध्यान में रखते हुए उस एक्टिविटीज को फॉलो करते हो ताकि वो डिजीज आपके अंदर ना हो। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन किस पर फोकस करता है, रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर पर फोकस करता है, स्पेसिफिक डिजीज प्रिवेंशन पर फोकस करता है, इसके अलावा वैक्सीनेशन इसका पार्ट आता है। ठीक है, कुल मिलाकर के किसको रोक रहा है, ऑनसेट ऑफ डिजीज। एनी मेजर्स, एनी एक्टिविटी, एनी एक्शन विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ गेटिंग डिजीज, वो कोई भी एक्टिविटी, वो कोई भी बिहेवियर जो कि आपके अंदर डिजीज होने की संभावना को कम कर रहा है, और ये एक्शन आप कब ले रहे हो, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, तो वो एक्शन आपका कहलाएगा डियर प्राइमरी प्रिवेंशन। बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की। अगर मान के चलिए आपके अंदर कोई बीमारी हो गई, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा एम ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी उस बीमारी का पता लगा करके और उसका उचित ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको करें। ठीक है, तो ये प्रिमोडियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन आप लोगों के समझ में आ गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन की। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बीमारी आइडेंटिफाई हो ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर आपके जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, क्या आएगा डियर, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा आपकी मेडिसिन या मेडिकल मैनेजमेंट, वो आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन का है। या कोई भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर किया जाता है। बहुत सारे लोगों में किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पता करना हो कि उन लोगों के अंदर वो बीमारी है या नहीं, तो वहाँ पर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा सर्वे हो सकता है किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स या किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्क्रीनिंग या सर्वे प्रोग्राम चला सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे डियर, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो इसका एम क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ठीक है, और अगर आपके अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो एक पॉइंट और जोड़ना है हमको यहाँ पर, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को भी रोकना है। क्या रोकना है डियर, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को कब आप रोक सकते हो, जब आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे किसी भी डिजीज को, जब आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उसके प्रोग्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रोग्रेशन के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, क्या, स्प्रेड भी आता है। आप डिजीज के किसको रोक रहे हो, स्प्रेड को रोक रहे हो। ठीक है, तो प्रोग्रेशन मतलब एक ही पेशेंट में वो बीमारी बढ़ रही है, उसको बढ़ने से रोकना। दूसरा उसके स्प्रेड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर डिजीज फैल रही है तो उस फैलने को भी रोकना, वो भी आपकी किसका पार्ट है डियर, सेकेंडरी प्रिवेंशन का। तो स्प्रेड को रोकने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है आपका आइसोलेशन, कि हम व्यक्ति को आइसोलेट कर देते हैं ताकि उससे सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी बीमारी ना हो। तो वो आइसोलेशन जो टेक्निक है डियर आपके, वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आइसोलेशन किसका पार्ट हो गया, आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्सरी प्रिवेंशन की। तो ये आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी प्रिवेंशन जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन को रोकना। अगर डिजीज बढ़ गई है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, डिजीज अपने जो उसका ऑप्टिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल वहां तक पहुंच गई है और अब हमारे लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, उस डिजीज की वजह से हमारे अंदर कोई डिफॉर्मिटी कम से कम हो। तो डिफॉर्मिटी को रोकना, ठीक है, डिफॉर्मिटी को रोकना, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो चुका है तो व्यक्ति के अंदर रिहेबिलिटेशन कॉज करना ताकि वो उस कॉम्प्लिकेशंस के साथ जीना सीख सके। ठीक है,
तो कॉम्प्लिकेशन को रोकना, डिफॉर्मिटी को रोकना एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज करना। क्लियर है डियर? इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव एंड पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर व्यक्ति को जो कि मरने वाला होता है उस वाले व्यक्ति को पैलिएटिव केयर दी जाती है। जो व्यक्ति मरने जा रहा होता है और हमको पता है कि अब उसको बचाया नहीं जा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को जो केयर देंगे वो डियर क्या कहलाएगी? पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर या सपोर्टिव केयर जो आपकी दी जाती है वो भी आपके टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन है। ठीक है, तो ये आपका टर्शियरी लेवल हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वाटरनरी प्रिवेंशन। तो क्वाटरनरी प्रिवेंशन जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन कई जगह कई कंट्रीज में ये कंसेप्ट चल रहा है। क्वाटरनरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कि अब आपको पता है कि पेशेंट मरने जा रहा है और पेशेंट को बचा नहीं सकते, ठीक है, या पेशेंट को लाइफ लॉन्ग किसी सपोर्ट पर रहना है, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग किसी सपोर्ट पर रहना है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो खुद से सरवाइव नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि उसको जो लाइफ सपोर्ट मिल रहा है, लाइफ सपोर्ट जो मेडिसिन्स उसको दी जा रही हैं, जो वेंटिलेटर सपोर्ट या कुछ और भी इक्विपमेंट जो उसको यूटिलाइज हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उन मेडिसिन्स या कोई भी इक्विपमेंट जो कि उसको चल रहा है, और हमको पता है कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे या मेडिसिन्स होंगे जो कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कोई यूजफुल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? उन मेडिसिन्स को या उन इक्विपमेंट्स के लोड को कम कर देंगे। केवल जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, नेसेसरी, ठीक है, जो कि लाइफ सेविंग है, हम वही रखेंगे। बाकी का एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट जो होगा वो हम रिड्यूस कर देंगे, ताकि पेशेंट के ऊपर ना तो मेडिसिन का, इक्विपमेंट्स का एक्स्ट्रा लोड आए, ना ही उसका कोई फाइनेंशियल लोड आए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो कि कई कंट्रीज में चल रहा है, उसको अपन बोलते हैं क्वाटरनरी प्रिवेंशन। ठीक है डियर, चलिए, तो ये आपको 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 कि आपका क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है। प्रिवेंट डिजीज अकरेंस, डिजीज को होने से पहले रोकना, डिजीज के होने को रोकना, वो क्या कहलाता है डियर? प्राइमरी प्रिवेंशन। अभी हमने पढ़ा है, सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट इज, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है 9-10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन से संबंधित दिए हैं। तो जब आपको टॉपिक क्लियर हो गया, सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, तो हम फिर अब क्वेश्चंस को हमारा थोड़ा सा सॉल्व करने की स्पीड फास्ट हो जानी चाहिए, और मैं क्वेश्चन पढ़ूं उससे पहले आपके माइंड में आंसर इसका क्लिक हो जाना चाहिए। जब ये स्थिति आ जाएगी तो हमें एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टीचर क्वेश्चन पढ़ रहा है यहाँ पर और सारे कंसेप्ट उसने आपको बता दिए, सारे कंसेप्ट आपको समझ में भी आ गए। तो क्वेश्चन पढ़ते ही टीचर आंसर बताए उससे पहले अगर आंसर आपके माइंड में आ रहा है, इसका मतलब समझिए कि आपकी स्टडी एक अलग ही लेवल पर चल रही है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एम टू रिड्यूस डिजीज कॉम्प्लिकेशन, डिजीज कॉम्प्लिकेशन रोकना एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, जिसमें आप क्या होता है? रिहेबिलिटेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप? आपके साथ जो भी डिफॉर्मिटी हो चुकी है या पेशेंट के साथ जो भी डिफॉर्मिटी है, उस डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट को जीना सिखाते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है रिहेबिलिटेशन। ठीक है, जो भी स्किल्स उसके अंदर लॉस हो गई हैं उस स्किल्स को दोबारा इंप्रूव करते हैं, जो क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर लॉस हो गया है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो आपका किसका पार्ट होता है डियर? रिहेबिलिटेशन का। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा जो जीवन जीने का पैटर्न है वो क्वालिटेटिव बनेगा जब हम दूसरों पर कम निर्भर रहेंगे, क्योंकि दूसरों पर अगर व्यक्ति निर्भर हो जाता है तो वो बड़ी एक डिजास्टरस सिचुएशन होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है दोनों के लिए, जो केयर कर रहा है उसके लिए और जो जिसकी केयर हो रही है उस व्यक्ति के लिए भी। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे पर डिपेंडेंट बनूं। तो रिहेबिलिटेशन व्यक्ति के अंदर इंडिपेंडेंस बढ़ाता है। ठीक है, डिजीज कॉम्प्लिकेशन को हम लोग रोकते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि डिजीज अब बढ़ चुकी है और अभी इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, तो हमारा फोकस ये रहता है कि वो डिजीज जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर बनी रहे, वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना करे। तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना करे, ये हमारा किस लेवल का एम होता है? टर्सरी प्रिवेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, निम्न में से प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 4 कंडीशन दी गई हैं, चारों कंडीशन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं कम्युनिटी के अंदर कि कितने लोगों को हाइपरटेंशन है या नहीं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर हम रेगुलर
ब्लड प्रेशर उसका चेक करेंगे ताकि ये पता लगा सके कि उस व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पर हम फोकस क्या कर रहे हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ये हो गया आपका कौन सा डियर, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग जहाँ पर वर्ड आ जाता है ध्यान रखिए वो आपका कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी। तो कुछ वर्ड हैं जैसे स्क्रीनिंग हो गया, इसके अलावा आपके जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपसे पूछा जाए MRI इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सिटी स्कैन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक्सरे इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ब्लड टेस्ट इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये सारे क्या है आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आते हैं डियर, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीनिंग फाइंड आउट करना कम्युनिटी के अंदर से, ठीक है, वो गलत है स्क्रीनिंग। इसके अलावा आपका आइसोलेशन, ये भी आपका क्या डियर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, बीमारी को होने से पहले रोकना। प्राइमरी प्रिवेंशन का कंसेप्ट क्या डियर, बीमारी को होने से पहले रोकना। वैक्सीन क्या काम करती है, बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या लगाते हैं डियर, वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन क्या हो गया आपका फिर डियर, प्राइमरी प्रिवेंशन। फिजिकल थेरेपी फॉर स्ट्रोक पेशेंट, कोई स्ट्रोक पेशेंट है उसका आप फिजिकल थेरेपी दे रहे हो ताकि उसके अंदर से क्या किया जा सके, स्ट्रोक की वजह से जो डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी जनरेट हुई है उस डिसेबिलिटी को दूर किया जा सके, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी आपके किसका पार्ट हो गया, रिहेबिलिटेशन का पार्ट हो गया। और रिहेबिलिटेशन आपको पता है कौन सा प्रिवेंशन है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन हो गया। मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल कर रहे हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि डायबिटीज हो चुकी है। अब हमारा एम क्या आ गया, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना। तो कॉम्प्लिकेशंस को अगर आप रोक रहे हैं तो कौन सा प्रिवेंशन हो गया यहाँ पर, फिर भाई टर्सरी प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है डियर। तो आपसे पूछा है प्राइमरी, तो प्राइमरी हो गया आपका आंसर बी, फर्स्ट हो गया आपका सेकेंडरी, और थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपके जाएंगे टर्सरी प्रिवेंशन। तो देखिए आप अगर डिजीज को, इस सिचुएशन को पहचानना सीख गए तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। 2-4 स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही होकर के जाएगा, और यकीन मानिए अगर आपने इनको अच्छे से समझा है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आपको स्कोर करा के जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन प्राइमरीली फोकस ऑन। अब प्राइमरीली का तो इन्होंने मतलब दे दिया कि मुख्य रूप से किस पर फोकस करता है, बात किसकी कर रहे हैं डियर, सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते क्या है, रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ डिजीज, डिजीज की सीवियरिटी को किस में रोकते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन में। डिजीज की सीवियरिटी टर्सरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन सर्विसेज ये आपका टर्सरी प्रिवेंशन, इसको मैं न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ। थर्ड, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग ये आपका प्रीमोडियल, प्रमोटिंग हेल्थ प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो अगर आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो, वेलबींग को प्रमोट कर रहे हो, जैसे उसमें आपका आता है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, तो वो आपके किस में आ गया, प्रीमोडियल में, ठीक है डियर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन किस पे फोकस करता है, तो वो आपके अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगेन सेम क्वेश्चन की सेकेंडरी प्रिवेंशन आपसे पूछा है और इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और टर्सरी प्रिवेंशन और जो मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है वो सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन को लेकर के होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन तो क्लियर है कि इसमें आप करने क्या जा रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जो कंफ्यूजन होता है वो किसमें होता है डियर, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन में। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने की बात हो वो आपका होगा टर्सरी प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमसे पूछा है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन निम्न में से कौन सा है, तो हेल्थ एजुकेशन अबाउट स्मोकिंग सीजेशन। अगर आप स्मोकिंग सीजेशंस को ध्यान में रखते हुए हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो ये हो गया आपका डियर प्राइमरी। कौन सा हो गया, प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग आ गया आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग का मैंने बताया था। कार्डियक रिहेबिलिटेशन फॉर हार्ट अटैक सर्वाइवर्स, कार्डियक रिहेबिलिटेशंस फॉर हार्ट अटैक सर्वाइवर्स ये आपका आ गया टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एडमिनिस्ट्रेटिंग पोलियो वैक्सीन ये हो गया आपका प्राइमरी। कौन सा हो गया डियर, प्राइमरी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट इज टर्सरी प्रिवेंशन M2। अब आपसे टर्सरी प्रिवेंशन का क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं। प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर्स,
डिजीज हो उससे पहले इसको रोकना, डिजीज डायग्नोस करना इन इट्स अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज में डिजीज को डायग्नोसिस करना ये कौन सा डियर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर्स, ये कौन सा हो गया डियर, प्राइमरी। ठीक है। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड डिजीज, ये कौन सा हो गया, टर्सरी। एलिमिनेट एनवायरमेंटल हजार्ड्स, एनवायरमेंटल हजार्ड्स आप हटाते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हो गया आपका डियर प्रीमोडियल। क्योंकि एनवायरमेंटल हजार्ड जो है वो नॉन स्पेसिफिक है कि किसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए, हाँ एक कॉमन एम रहता है कि हम हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। तो यहाँ पर हो गया आपका प्रीमोडियल। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्रीमोडियल। आपसे पूछा टर्सरी प्रिवेंशन कौन सा है, तो टर्सरी प्रिवेंशन है आपका सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी प्रिवेंशन इन पब्लिक हेल्थ। प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर से प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा। हेल्थ एजुकेशन टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर, अब रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो कौन सा आ गया, प्राइमरी हो गया। तो रिस्क फैक्टर इमरजेंस, रिस्क फैक्टर को के होने को रोकना वो तो होता है प्रीमोडियल, और रिस्क फैक्टर अगर हो गए तो उनको कम करना वो कहलाता है प्राइमरी। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन ये हो गया आपका सेकेंडरी। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हो गया आपका टर्सरी। देखिए हर चीज क्लियर है, वेरी क्लियर है। कुछ 4-5 स्पेसिफिक चीजें अगर वो आपको याद है तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो एग्जिस्टिंग डिजीज का, ये होगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा सा अनस्पेसिफिक हो जाता है कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट की बात हुई तो मेडिकल मैनेजमेंट मान के चलेंगे, तो इसको अपन कंसिडर करेंगे किसमें, सेकेंडरी में। आपसे पूछा है प्राइमरी कौन सा है, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि ये आंसर है या नहीं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाकी के अदर ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। अगर अदर ऑप्शंस हमारे मैच नहीं करते हैं हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो फिर हम श्योर हो जाते हैं कि वो फर्स्ट नंबर हमारा जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वही हमारा आंसर जाएगा। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो एक प्राइमरी है, बाकी के सारे अदर प्रिवेंशन है, तो इससे हम और श्योर हो जाते हैं कि यस हमने जो आंसर सोचा था, सेलेक्ट किया था, दैट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है डियर। नेक्स्ट इज विच एक्टिविटीज कंसिडर सेकेंडरी प्रिवेंशन, पूछा है आपसे। क्वेश्चन आपको पता है सिंपल कि यहाँ पर प्रिवेंशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन ही पूछा होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी कि कैंसर कंट्रोल। कैंसर कंट्रोल के केस में अगर आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन पता करना हो तो वो क्या होगा, प्रमोटिंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। प्रमोटिंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो एक अनस्पेसिफिक हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट नहीं कर रही। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी फिट रहेगी और जितनी भी डिजीज है वो आपसे दूर रहेंगे। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया डियर, प्रीमोडियल का। तो जहां पे हम किसी पर्टिकुलर डिजीज को ध्यान में रखते हुए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या बन जाएगी आपकी प्राइमरी। कीमोथेरेपी फॉर डायग्नोज्ड कैंसर पेशेंट। देखिए कीमोथेरेपी फॉर डायग्नोज्ड कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट तो आपको पता है कि पेशेंट को कैंसर है। ठीक है, अब आप कीमोथेरेपी क्यों दे रहे हो, कीमोथेरेपी इसलिए देते हैं ताकि वो बीमारी बढ़े नहीं और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए ये किस में जाएगा डियर, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो कीमोथेरेपी देने का हमारा एम क्या है कि वो जो डिजीज है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना करे या किसी दूसरी जगह का कैंसर ना करे। ठीक है, स्क्रीनिंग मेमोग्राम्स टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, मेमोग्राम कर रहे हो और उसका एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रहे हो। तो स्क्रीनिंग वर्ड जहां पे आपको दिख जाए, जहां कहीं भी आपको स्क्रीनिंग वर्ड दिख जाए वो आपका डियर कौन सा होगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन सा होगा डियर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कहीं पे भी दिख जाए तो वैक्सीनेशन का कौन सा होगा डियर, प्राइमरी। वैक्सीनेशन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। आपसे पूछा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी आपका कौन सा ऑप्शन, थर्ड। प्रमोटिंग रेगुलर एक्सरसाइज ये प्रोमोडल हो गया और ये हो गया आपके टर्सरी। तो कीमोथेरेपी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीमोथेरेपी अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहले कभी नहीं सुना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कीमोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट इज ए टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन ए डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसमें आप ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर कर रहे हो
ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। अब डायबिटीज इस कंडीशन में कि उसको अपन ट्रीट नहीं कर पा रहे, लेकिन डायबिटीज की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग करते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर है। स्क्रीनिंग अगर हम करते हैं, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाते हैं कि ये पता करने के लिए कि डायबिटीज है या नहीं, वो आपका सेकेंडरी लेवल में आ गया। लेकिन आपको पता है कि एक डायबिटिक पेशेंट है ऑलरेडी, तो हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो किस में आएगा आपके डियर, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ओके, तो ये जो सेक्शन हम लोगों ने लिए 9 to 10 क्वेश्चंस हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि छोटा टॉपिक है, जितने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें, वो हो रहा है किसको लेकर के, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के, NIP नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है डियर, टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट डिजीज, डिजीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना। क्या ये वाला है, नहीं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन क्यों देते हैं, ताकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जो डिजीज है जिनको कि वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सके, उनको हम कंट्रोल कर सके। टू प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशन, तो ये हमारा प्राइमरी एम है। टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, तो इसमें एजुकेशन हम लोग देते नहीं है, इसमें अवेयरनेस हम लोग करते नहीं है। टू प्रमोट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हम लोग प्रमोट नहीं करते, हालांकि हम लोग करते हैं, हमारा काम है गुड हाइजीन प्रैक्टिस प्रमोट करना, लेकिन NIP का काम नहीं है, NIP का काम नहीं है। हेल्थ, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल्स we should promote the good hygienic practices, but it is not the part of the national immunization program. So what is the primary aim of the national immunization program is to prevent vaccine preventable disease through immunizations. ठीक है डियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। Okay, next question is which of the following vaccine is included in the national immunization program for infant? इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट, तो ये एक इन्फेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन्फेंट के लिए ही चलता है। ठीक है, मैक्सिमम वैक्सीन जो होती है वो 1 साल के बच्चों को लगा दी जाती है। उसके बाद जो आपका 2 साल का, 1 से 2 साल का जो एज पीरियड होता है, उसमें कुछ तो आपकी सेकेंडरी डोज लगती है, कुछ आपकी बूस्टर्स डोज लगती है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन जो कि आपके 5 साल तक जाते हैं, 7 साल तक जाते हैं, जैसे DPT का है या टिटनेस का है। तो टिटनेस का जो वैक्सीन है वो आपके 16 ईयर तक जाता है, 16 साल तक लगता है मैक्सिमम, आप इसको 16 ईयर तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो वैक्सीन आपको दी गई है BCG, हेपेटाइटिस C, इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज, चारों डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद है, लेकिन आपसे पूछा गया कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन सी वैक्सीन शामिल है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपको पता है एट बर्थ हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं डियर, एट बर्थ हम लोग 3 वैक्सीन लगाते हैं। एक लगाते हैं आपकी BCG, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है BCG को कब लगाया जाता है। BCG को लगाया जाता है एट बर्थ। कब लगाया जाता है डियर, एट बर्थ लगाया जाता है। कितनी डोज दी जाती है इसको, 0.05 ml। कितनी डोज दी जाती है, 0.05 ml। क्या दी जाती है, रूट क्या है इसका, इंट्राडर्मल। इसके तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है आपके लिए। BCG जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए BCG को तो आप रट लीजिए अच्छे तरीके से। BCG किसके अगेंस्ट दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस। किसको रोकने के लिए दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए दी जाती है। ठीक है, BCG का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कामेट ग्यूरिन, बैसिलस कामेट ग्यूरिन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। BCG को किसके अगेंस्ट लगाया जाता है, कौन सी डिजीज को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस। कितने अमाउंट दी जाती है, तो 0.05 ml। कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। कब से स्टार्ट कर देना चाहिए इसको लगाना, BCG सिंगल डोज दी जाती है। कितनी डोज दी जाती है, सिंगल डोज, एक बार लगती है जीवन में, लाइफ टाइम में एक बार लगती है BCG। ठीक है, कब लगती है, एट बर्थ। अगर भूल गए तो कब तक लगा सकते हैं, 1 महीने तक। अगर भूल गए तो कब तक लगा सकते हैं, 1 महीने तक। और अगर फिर भी भूल गए तो कब तक लगा सकते हैं, 1 ईयर तक। ठीक है,
अब ये 1 मंथ और 1 ईयर का कंसेप्ट क्या है, अगर भूल गए तो 1 महीने तक अगर आपको याद आ जाता है 1 महीना पूरा होने से पहले, तो डोज कितनी रहेगी डियर, 0.05 ml रहेगी। रूट सेम रहेगा, इंट्राडर्मल रहेगा रूट, ठीक है, रूट सेम रहेगा, डोज सेम रहेगी। 1 महीने के बाद आपको याद आता है, तो 1 साल तक हमारा टारगेट है कि 1 साल तक इसको लगा सकते हैं। 1 महीने के बाद याद आता है आपको, तो कितनी लगानी डियर, 0.1 ml। रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मल। कौन सा रहेगा डियर, इंट्राडर्मल। कौन से हाथ पे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड पे। जो आपकी वैक्सीनेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, लेफ्ट हैंड से होती है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली वैक्सीन बीसीजी लगती है, तो लेफ्ट हैंड से शुरुआत होती है, तो लेफ्ट अपर आर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीसीजी को तो रट लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बनता है। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला तो ये पूछा जाता है, बीसीजी कब लगती है, एट बर्थ। कई स्टूडेंट्स इसको गलत कर जाते हैं, बीसीजी लगती है एट बर्थ। डोज क्या रहती है, 0.05 ml, लेकिन अगर 1 महीने के बाद दे रहे हैं तो 0.1 ml। कब तक लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर तक लगा सकते हैं। अगर 1 ईयर में भी आपने नहीं दिया तो फिर इसको लगाने की जरूरत तो नहीं है, फिर इसको लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। किसका अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, ट्यूबरक्लोसिस का अगेंस्ट। रूट क्या है, इंट्राडर्मल रूट है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। पूरा नाम क्या है, बेसिलस कामेट ग्यूरिन है, ठीक है। तो ये बीसीजी को तो आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट वैक्सीन। क्वेश्चन आपसे पूछा है एनआईपी में क्या इंक्लूडेड है, ऑप्शन है आपका, आंसर है आपका 1। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिकमेंडेड एज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। रिकमेंडेड एज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, एट बर्थ। एट बर्थ की हमने वैक्सीन की बात की थी कि एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन लगती है डियर, बीसीजी। एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन लगती है, बीसीजी। तो बीसीजी का हमने पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ लिया, समझ में आ गया, इसको आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। दूसरी लगती है डियर ओपीवी। कौन सी लगती है, ओपीवी। कौन सी डोज लगती है, 0 डोज। कौन सी डोज लगती है डियर, 0 डोज। और तीसरी कौन सी लगती है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो वैक्सीन है वो आपके लगाई जाती है कब, एट बर्थ पर। हेपेटाइटिस बी को क्या देते हैं, आईएम देते हैं। कौन से पैर पर देते हैं, लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ओपीवी को कौन से रूट से देते हैं डियर, ओरल से। और बीसीजी को तो बताया था कौन सा देते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है। तो फर्स्ट डोज ओपीवी की आती है 6th वीक पर, उसके बाद सेकेंड डोज आती है 10th वीक पर, और थर्ड डोज आती है 14th वीक पर। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 0 डोज, लेकिन स्टार्टिंग कब हो जाती है, रिकमेंडेड एज कब है इसकी, एट बर्थ। मैक्सिमम एज क्या है ओपीवी की, ओरल पोलियो वैक्सीन कब तक दे सकते हैं, 5 ईयर ऑफ एज तक, 5 साल के बच्चों तक इसको अपन दे सकते हैं, उसके बाद ये वैक्सीन अपन नहीं देते। नेक्स्ट इज, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी बताया था कौन सी वैक्सीन काम करती है डियर, बीसीजी काम करती है। डीपीटी किसके अगेंस्ट काम करती है, 3 बीमारियों के लिए। तो कौन सी वैक्सीन होगी, ट्राइवेलेंट वैक्सीन हो गई। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, 3 बीमारियों के खिलाफ ये अपन को प्रोटेक्शन देती है। डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, और बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये तीनों के हैं बैक्टीरिया। बीसीजी वैक्सीन किसके अगेंस्ट देती है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। मीजल्स वैक्सीन किसके अगेंस्ट देती है प्रोटेक्शन, मीजल्स के अगेंस्ट। हिप वैक्सीन ये देती है हीमोफ्लस, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया। ये क्या होता है डियर, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये डिजीज है जिनके अगेंस्ट अपन ये वैक्सीन देते हैं। आपसे पूछा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन दोगे आप, तो कौन सी दोगे डियर, बीसीजी। डीपीटी कहाँ लगाई जाती है, आईएम लगाई जाती है, लेटरो
एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई। हिप वैक्सीन भी कहाँ लगाई जाती है, IM। लेकिन अब क्या कर दिया, DPT को किसके साथ जोड़ दिया, हेपेटाइटिस के साथ। और कौन सी जोड़ दी, हिप वैक्सीन जोड़ दी। टोटल कितनी वैक्सीन हो गई, 1 2 3 4 और एक हो गई हेपेटाइटिस। चार, पांचों को मिलाकर के क्या बना दिया डियर, पेंटावेलेंट। क्या बना दिया, पेंटावेलेंट वैक्सीन बना दी। ठीक है, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन भी अपन कहाँ देते हैं, P मतलब पेंटा, P मतलब पैर, तो पैर में देते हैं, कहाँ देते हैं, IM देते हैं, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई। कौन सी थाई, लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन होगी। ट्यूबरक्लोसिस आपसे पूछा है, BCG ध्यान रखना, BCG इज गिवन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड बाय द वैक्सीन प्रोवाइडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में टोटल 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन दी जाती है। कितनी बीमारियों के खिलाफ, वैक्सीन 12 बीमारियों के खिलाफ। और अगर नेशनली देखें तो कितनी है, 11 डिजीज। लेकिन सब नेशनली देखें तो 12 डिजीज। का कारण क्या है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो वैक्सीन है जो कि 9 मंथ पर लगती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन जो कि 9 मंथ पर लगती है, वो कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में ही लगाई जाती है जहां पर इसका प्रिवलेंस रेट ज्यादा है। ठीक है डियर, तो हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में इसको नहीं लगाया जाता। तो अगर इसको कंसीडर करते हैं तो कितनी हो जाती है, 12। और अगर इसको कंसीडर नहीं करते हैं तो कितनी हो जाती है, 11। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी वैक्सीन, कितनी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, अगर हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टोटल कितनी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, तो अगर आपसे टोटल पूछे तो कितना आंसर करना है आपको, 12 करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन सी डिजीज है, तो देखिए जन्म से चलते हैं, बर्थ, बर्थ से अगर हम चले तो बर्थ पे लगाई जाती है आपकी BCG। ये किससे देती है, TB से। ये मैं हटा देता हूं, इसको अपन क्लियर लिख लेते हैं। ठीक है डियर, अगर अपन बात करें बर्थ, बर्थ पे अपन कौन सी दे रहे हैं डियर, BCG दे रहे हैं। BCG किससे प्रोटेक्शन दे रही है, TB से। और कौन से दे रहे हैं अपन, हेपेटाइटिस बी दे रहे हैं। हेपेटाइटिस बी किससे दे रही है, हेपेटाइटिस बी से। OPV किससे हो रही है, दे रहे हैं बेटा, पोलियो से। 3 डिजीज हो गई। अब बात करते हैं 6 मंथ, 10th मंथ एंड 14th मंथ। तो सॉरी 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक। इन डिजीज इस पूरे ड्यूरेशन में टोटल 5 प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती है। फ्रैक्शनल IPV कौन सी लगाई जाती है, एक तो फ्रैक्शनल IPV लगाई जाती है, दूसरी पिलाई जाती है OPV भी पिलाई जाती है, तीसरी दी जाती है पेंटा। ठीक है, चौथी है न्यूमोकोकल और पांचवी है रोटा वायरस। कौन सी है डियर, रोटा वायरस। ये 5 वैक्सीन का सेट रहता है जो कि 6th, 10th एंड 14th वीक पे लगाई जाती है। ठीक है, फ्रैक्शनल IPV एंड न्यूमोकोकल ये दोनों लगाई जाती हैं 6th एंड 14th पर, इसको 10th वीक पर नहीं लगाया जाता। और बाकी की जो वैक्सीन बची OPV, पेंटा, रोटा, इनको 6, 10 एंड 14 वीक पर लगाया जाता है। फ्रैक्शनल IPV किससे देती है, पोलियो से। OPV किससे देती है, पोलियो से। पेंटा जो देती है उसमें आपके हेपेटाइटिस तो आएगी क्योंकि 5 डिजीज की बात करें। उसके बाद आ गया आपका DPT और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूमोकोकल किसे देती है, न्यूमोनिया, न्यूमोकोकाई से। रोटा वायरस आपको डायरिया, जो रोटा वायरस इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। ठीक है, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 और 8। ठीक है, उसके बाद आपके आती है 9 मंथ पर। 9 मंथ पे कौन सी देते हैं, मीजल्स रूबेला। कितनी हो गई, 8 तक हो गया, 9 10। और कौन सी होगी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। कितनी हो गई, 11। ठीक है, और एक आपके आती है कौन सी डियर, विटामिन A, जो कि आपके अंदर आई से रिलेटेड नाइट ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो BCG हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, OPV हो गया। उसके बाद फ्रैक्शनल IPV,
ये रह गया था डियर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, तो ये विटामिन ए को अपन हटा देते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है, ये जस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये आपका रह गया था HIV। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे डियर, 7वां ये हो गया, तो 8वां ये हो गया, ये 9वां ये हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये कौन सा हो गया डियर, 12। ठीक है, तो अगर अपन बात करें टोटल, तो सब नेशनली होता है 12 और नेशनली होता है 11, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे आंसर, 12। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो NIP में शामिल नहीं है, तो आप देख लीजिए कौन सी नहीं है, डिप्थीरिया है जो कि आपके पेंटावेलेंट के रूप में आती है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, कौन सी नहीं है डियर, मलेरिया नहीं है। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है 5 डिजीज से प्रोटेक्शन देती है, कौन कौन सी, हीमोफिलस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, डिप्थीरिया। किस पे नहीं देती, पोलियो पर नहीं देती। ठीक है, तो पेंटावेलेंट में 5 प्रकार की डिजीज को के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है, तो 3 तो ये हो गए आपके सामने, चौथी कौन सी होती है, पर्ट्यूसिस, और 5वीं होती है टिटनस। तो इस प्रकार से 5 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन से बनता है पेंटावेलेंट। नेक्स्ट इज एट व्हाट इज द फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। अब क्वेश्चन को इतना लंबा बना दिया इन्होंने, लेकिन पूछा आपसे क्या है कि मीजल्स वैक्सीन जो है NIP के अंतर्गत कब दी जाती है, कौन से मंथ पर दी जाती है, क्या एट बर्थ दी जाती है, क्या 6 वीक पर दी जाती है, क्या 9 मंथ पर दी जाती है, क्या 1 ईयर पर दी जाती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा डियर, 9 मंथ पर। कम्युनिटी के अंतर्गत जब हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख करके आप ट्रिक को पहचान सकते हैं। बाकी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि बर्थ पर कौन सी वैक्सीन देते हो आप, बर्थ पर कौन सी देते हो, 6, 10, 14 वीक पर कौन सी दोगे, और 9 मंथ पर आप कौन सी दोगे। ठीक है, तो 9 मंथ पर कौन सी आ रही है आपकी, MR, मीजल्स रूबेला। मम्स नहीं देते हैं, ध्यान रखना, मम्स जो है वो आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं है। और जापानीज एंसेफेलाइटिस, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है इसको आप क्या करोगे, स्टार मार्क। क्यों, क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं दी जाती, केवल जहां पर इसके केसेस ज्यादा हैं वहां पर इसको दिया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, 9 मंथ। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी यहाँ पर डियर, BCG। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो लाइव वैक्सीन आपके सामने है उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं। लाइव ई क्लासरूम, क्या डियर, लाइव ई क्लासरूम, ध्यान रह जाएगा। लाइव इंडिकेट कर रहा है किसको, लाइव वैक्सीन को इंडिकेट कर रहा है। ई का मतलब हो गया जापानीज एंसेफेलाइटिस, सी का मतलब हो गया BCG, आर का मतलब हो गया क्या, रोटा वायरस, ओ का मतलब हो गया क्या, OPV। ठीक है, और एम का मतलब क्या हो गया डियर, MR। तो R हो गया रोटा, O का मतलब OPV, और M का मतलब MR। तो ये वैक्सीन आपकी कौन सी है डियर, लाइव वैक्सीन, जापानीज एंसेफेलाइटिस, BCG, रोटा वायरस, OPV एंड MR। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो टाइफाइड, ये तो हो गया आपके NIP वाली वैक्सीन, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो टाइफाइड, ये जो ट्रिक बताई है मैंने NIP की बताई है, क्योंकि मोस्टली जो आपसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको NIP को फोकस करके पूछा जाए, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फोकस करके पूछा जाए। तो ध्यान रखें डियर कि अगर आप सारी डिजीज को नहीं पढ़ सकते, सारी डिजीज के बारे में याद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में जो डिजीज हैं, जो वैक्सीन हैं, उनके बारे में एटलीस्ट आप डिटेल नॉलेज ले लीजिए। वहां से भी आपका करीब 95% क्वेश्चंस आपका उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस NIP को फोकस करते हुए ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड हो गया, इसके अलावा आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, ये भी आपकी किस में आती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होते हैं, यहाँ पर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, लाइव बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो कि जिंदे होते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी पैथोजेनिसिटी क्या होती है डियर, डाउन होती है। तो एटेन्यूएटेड का मतलब क्या हो गया, ये जीवित तो होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीमारी कॉज नहीं करते। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड एज, एज आपसे पूछिए फॉर फर्स्ट डोज ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन कहाँ लगाई थी हमने, देखी डियर 6th, 10th एंड 14 वीक में हमने डिस्कस किया था। क्या शेड्यूल था, फ्रैक्शनल IPV लगाते थे हम, इसके अलावा न्यूमोकोकल,
कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको क्या अपन बोलते हैं पीसीवी, पीसीवी इन दोनों को लगाते हैं 6th और 14th वीक पर। बाकी बची आपकी कौन सी पेंटावेलेंट, उसके बाद अलावा आपकी बची रोटावायरस और उसके बाद आपकी बची ओपीवी। ये लगाते हैं अपन 6th, 10th एंड 14th वीक पर। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट डोज पूछिए, फर्स्ट डोज रोटावायरस की कब लगाते हैं 6th वीक पर। फर्स्ट डोज कब लगाएंगे आपकी रोटावायरस की 6th वीक। तो ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम याद हो। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को याद करने की ट्रिक जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई हुई है, तो उस ट्रिक को आप जरूर देख लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, और अगर आपको वो ट्रिक याद है कि किस तरीके से हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को याद कर सकते हैं, तो वो आपके लिए फिर बेनिफिशियल हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ विटामिन ए? 9 मंथ पे मैंने बताया था कि विटामिन ए भी देते हैं। 9 मंथ पर क्या देते हैं, एमआर देते हैं, जापानी एन्सेफेलाइटिस, साथ में विटामिन ए का डोज देते हैं। क्या देते हैं डियर, विटामिन ए का डोज। कितनी यूनिट देते हैं, 1 लाख यूनिट। कितनी यूनिट देते हैं, 1 लाख यूनिट। ठीक है, विटामिन ए की टोटल 10 डोज दी जाती हैं। स्टार्टिंग होती है 9 मंथ से, उसके बाद हर 6 महीने में डोज दी जाती है। 9 मंथ से स्टार्ट होती है, हर 6 महीने में डोज दी जाती है। और बाकी की डोज कितनी होती है, 2 लाख यूनिट। केवल 9 मंथ वाली जो डोज होती है, 9 मंथ वाली जो डोज होती है वो होती है आपकी 1 लाख यूनिट। ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए की डोज कितनी देते हैं, 9 मंथ पर देते हैं 1 लाख, और उसके बाद जितनी भी डोज होंगी वो कितनी होंगी डियर, 2 लाख यूनिट। ठीक है, तो विटामिन ए क्यों देते हैं, ताकि टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये आपको पता है कि विटामिन ए क्या हेल्प करता है, तो अगर अपन उसको देंगे, नेक्स्ट इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रिकमेंड्स द बीसीजी वैक्सीन टू एडमिनिस्टर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि बीसीजी वैक्सीन कब देते हैं, एट बर्थ। अगर आपको एनआईपी याद है तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बीसीजी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या, रिकमेंडेड रूट क्या, आपको मैंने बताया था किस रूट से लगाई जाती है। पहली बात तो कहाँ लगाई जाती है, लेफ्ट अपर आर्म। कैसे लगाई जाती है, इंट्राडर्मल। कैसे लगाई जाती है, इंट्राडर्मल। कितनी डोज दी जाती है, 0.05 ml। लेकिन अगर 1 मंथ से ज़्यादा है तो कितनी देंगे, 0.1 ml। ठीक है, इंट्राडर्मल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डाइल्यूएंट्स यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन। अब देखिए हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। एक आती है बीसीजी, ठीक है, एक आती है बीसीजी, दूसरी आती है एमआर, और तीसरी आती है जेई। ये तीनों कैसी आती है डियर, पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में आती है, तो जब इनको लगाया जाता है तो इनको घोलने के लिए, इनको लिक्विड बनाने के लिए इनके साथ डाइल्यूएंट्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डाइल्यूएंट्स। घोलने के लिए कुछ दिया जाता है जो कि कंपनी द्वारा सप्लाई होता है। जो आपका वैक्सीन है उसी के साथ वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बीसीजी के साथ क्या दिया जाएगा आपको, नॉर्मल सलाइन, जो कि वही पैकेजिंग में स्टेराइल कंडीशन में कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। एमआर के साथ क्या दिया जाएगा डियर, स्टेराइल वाटर। एमआर किस में डिजोल्व करते हैं, स्टेराइल वाटर में डिजोल्व करते हैं। ध्यान रखने वाली बात, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। बीसीजी को किस में डिजोल्व किया जाता है, नॉर्मल सलाइन में, एमआर को स्टेराइल वाटर में। और ये आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको कंपनी के साथ बॉक्स के अंदर दिया जाएगा वैक्सीन के साथ कंपनी द्वारा। और इसको बोलते हैं अपन फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना डियर, किस में बोलते हैं इसको, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बीसीजी को बोलते हैं नॉर्मल सलाइन में, एमआर को स्टेराइल वाटर में, और जेई को फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, याद हो गया आपको। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, ओपीवी होती है। लेकिन अगर आपने बीसीजी को डिसॉल्व कर दिया तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, फिर बीसीजी का आएगा। आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, आपने जब सॉल्यूशन बना लिया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। तो आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन अगर अपन चेक करें
प्रायोरिटी या अपन चेक करें सेंसिटिविटी कि किसमें कौन ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, तो वहाँ पर फिर किसका नाम आएगा, बीसीजी का। क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या आता है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया डियर, जो पाउडर फॉर्म की वैक्सीन थी उसको आपने डिजोल्व कर दिया, तो डिजोल्व करने के बाद अब ये क्या बन गई डियर, हाईली हीट सेंसिटिव बन गई। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, तो आपका आंसर जाएगा ओपीवी। अगर ऑप्शन में बीसीजी और ओपीवी है तो टिक करना है ओपीवी, लेकिन अगर बीसीजी के बगल में ये दिख जाए आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा डियर, बीसीजी। ठीक है, अब आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा डायल्यूएंट्स यूज किया जाता है, तो क्या यूज करेंगे डियर, नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। रोटा वायरस कैसे देते हैं डियर, ओरल से देते हैं, ध्यान रखना, रोटा मतलब ओरल वायरस, सॉरी ओरल रूट। Which of the following vaccines is administered subcutaneously under the National Immunization Program? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सबक्यूटेनियस वैक्सीन कौन सी देते हैं, जिनको कि 9 मंथ पर लगाते हैं। 9 मंथ पर कौन सी लगाते हैं, एमआर लगाते हैं, और कौन सी लगाते हैं डियर, जेई, जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, एमआर कौन सी लगाते हैं, कौन सा प्लेस पर लगाते हैं, राइट अपर आर्म। और आपको पता है पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लेफ्ट अपर आर्म में केवल एक ही वैक्सीन लगाए जाते हैं, बीसीजी। लेकिन जब से जापानीज एंसेफेलाइटिस को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से लेफ्ट अपर आर्म पे कौन सी लगाई जाती है, जेई। तो बीसीजी तो लगते हैं जन्म पर, और जन्म के बीसीजी लगने के 6 महीने के अंदर तक उस साइट पर आपको कुछ भी इंजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो 6 महीने तक आप कुछ भी इंजेक्ट नहीं करोगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल आपका आता है 9 मंथ पर, तो 9 मंथ पर आप इसको किसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, जेई, जापानीज एंसेफेलाइटिस को एडमिनिस्टर कर सकते हो, किस पर, लेफ्ट अपर आर्म पर। तो राइट अपर आर्म पर क्या होगी, एमआर। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस ये तो दोनों वैक्सीन है, एमआरओ चाहे जेई, 9 मंथ की जो दोनों वैक्सीन है वो कैसी लगती है डियर, सबक्यूटेनियस। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर बी, आंसर क्या जाएगा, मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट इज व्हाट डाइल्यूएंट्स इज यूज्ड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन यहाँ पे पूरा दे दिया, हालांकि एनआईपी में एमआर शामिल है, लेकिन फिर भी हमको पता है एमएमआर वैक्सीन में क्या यूज किया जाता है, स्टेराइल वाटर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये कंसेप्ट। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट मैक्सिमम जितनी हमारी एक्सरसाइज हो सकती है उनको ध्यान में रखते हुए आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लेवल ऑफ प्रिवेंशन टॉपिक छोटा है, लेकिन फिर भी जितने उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने आज आपके इस सेशन में शामिल किया, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है माइंड में, जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लेकर के कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, एज वेल एज जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित, जो उनके रूट से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, डोज से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज तैयार की गई थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो, इसके अलावा भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।